नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। आप सभी का वंदन और अभिनंदन है। और जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि आपका जो सेशन चल रहा है यानी इतिहास लेखन का, इतिहास लेखन पे 2 से 3 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। यानी पहले प्राचीन इतिहास, फिर आपका मध्यकालीन इतिहास लेखन, फिर आधुनिक इतिहास लेखन। ठीक है। और जब हम आधुनिक इतिहास लेखन की बात करते हैं तो आधुनिक इतिहास लेखन में आपको मैंने बताया कि भारत में जो है इतिहास लेखन की जो विधा है वो स्टार्ट तो बच्चों आधुनिक भारत में होती है, लेकिन ऐसा नहीं था कि प्राचीन काल में लोगों को इतिहास का बोध नहीं था। बोध माने ज्ञान। बस अंतर सिर्फ इतना था कि इतिहास लेखन के जो पैरामीटर होते हैं उनको लोगों ने फॉलो नहीं किया। लोग दरबारी लेखन की परंपरा से क्या थे, प्रेरित थे। लेकिन इतिहास लेखन की जो विधा है या जो उसका ज्ञान है वो लोगों को क्या था, पता था। और उसके बहुत सारे ग्रंथ मैंने बार बार आपको एग्जाम्पल के रूप में बताए हैं। ठीक है। चाहे कौटिल्य हो, चाणक्य हो, कल्हड़ हो। ठीक है। ये सभी इतिहास लेखन से बच्चों परिचित है। इतिहास लेखन की बात आपके कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी करता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि इतिहास को एक विषय के रूप में सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के दौरान एमए में, पोस्ट ग्रेजुएशन में एक विषय के रूप में शामिल किया गया। सामान्यतः हमारा जो प्राचीन इतिहास लेखन था उसमें जो विषय होता था वो अध्यात्म होता था, आध्यात्मिक होता था। और लेखक जो होता था वो आध्यात्मिक विचारधारा से प्रेरित भी होता था, जिसकी वजह से भारत में आप देखेंगे तो वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांत, इस तरह के ग्रंथों का बच्चों निर्माण किया गया। लेकिन जब भारत में ब्रिटिश सत्ता का शासन शुरू हुआ तो ब्रिटिश सत्ता के शासन के प्रारंभ होने से भारत के ऊपर ब्रिटिश सरकार के इस औपनिवेशिक स्वरूप को जस्टिफाई करने के लिए यूरोप में जिस इतिहास लेखन की परंपरा का जन्म हुआ उसमें सबसे पहला आता है बच्चों साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, जिसमें 2 तरह के इतिहास लेखन है, एक प्राच्यवादी और दूसरा उपयोगितावादी। ठीक है। तो साम्राज्यवादी जो लेखन रहा वो इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करता रहा अपने लेखन कला के द्वारा कि यूरोप के द्वारा जो पूरे विश्व में उपनिवेशवाद को जन्म दिया गया है वो कहीं न कहीं उपनिवेशों के हित में है, ना कि यूरोप के हित में है। यानी वो इस बात को दिखाना चाह रहे हैं अपनी लेखन शैली के द्वारा कि यूरोप जिस उपनिवेशवाद की परंपरा को आगे ले जा रहा है वो उन क्षेत्रों और उन देशों के हित में है, ना कि यूरोप के हित में है। जबकि चीजें इसकी क्या थी, अपोजिट थी। सच्चाई ये है कि भारत में चाहे उपनिवेशवाद हो या अफ्रीका पे हो या दक्षिण पूर्व एशिया पे हो, उस पर जो उपनिवेशवाद थोपा गया वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हित में था, ना कि उस औपनिवेशिक क्षेत्र के हित में। ठीक है। और जब भी हम साम्राज्यवाद की बात करते हैं तो साम्राज्यवाद की एक परिभाषा आपको बताई जाती है कि जब भी कोई राष्ट्र, राज्य या क्षेत्र जो है किसी अन्य राष्ट्र या राज्य क्षेत्र के आर्थिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए, आर्थिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए वहां की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक नीतियों में परिवर्तन करता है या उस पर नियंत्रण करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद कहते हैं। और ऐसा ब्रिटिश सरकार ने भारत के संदर्भ में बच्चों किया, न केवल किया बल्कि दुनिया ने उसे देखा भी। अब इस कृत्य को जस्टिफाई करने के लिए यूरोप में जिस इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की गई, जिस इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई, उसमें जो उपयोगितावादी इतिहास लेखन है उसमें 2 बड़े नाम आते हैं। एक नाम है आपके जेम्स मिल साहब का और दूसरा नाम है आपका जेरोमी बेंथम का। ठीक है। आज हम आपके इस सेशन में डिस्कस करेंगे जेम्स मिल की थ्योरी को। ठीक है। जो उपयोगितावादी दर्शन से जुड़े रहे, और उपयोगितावादी दर्शन जो है वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि उपयोगितावादी दर्शन का मतलब होता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। और इस दर्शन का उस समय के तत्कालीन आर्थिक परिवर्तन से बच्चों बड़ा गहरा संबंध रहा। यूरोप में जो वाणिज्यवाद का दौर 15वीं 16वीं सदी के बाद आया, उस वाणिज्यवाद ने वहां पर आर्थिक प्रगतिशीलता को जन्म दिया। ठीक है। और उस आर्थिक प्रगतिशीलता ने कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को क्या किया, संपन्न किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जो है उन्होंने क्या किया, संपन्न किया। अंकित मैं क्लास में मैं कॉल कर लूंगा। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के माध्यम से मशीनीकरण का दौर शुरू हुआ और मशीनीकरण के दौर से वहां के उत्पादन में बड़े लेवल पर क्या आया, अंतर आया। बड़े लेवल पर बच्चों बदलाव हुआ और उस परिवर्तन का लाभ जो है, यानी उत्पादन में जो एकाएक ग्रोथ हुई, एकाएक लाभ हुआ, उस उत्पादन का लाभ जो है यूरोप को या इंग्लैंड या ब्रिटेन को जो है अधिकतम मिल सके, इसके लिए जरूरी था कि उसको सेल करने के लिए
एक बड़े बाजार की क्या थी, आवश्यकता थी। इसलिए जो थ्योरी इन्होंने दिया कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यानी सुख को भौतिकतावाद से इन्होंने क्या किया, जोड़ दिया। और भौतिकतावाद से जब आप सुख को जोड़ेंगे तो हर व्यक्ति जो है भौतिक संसाधनों का अधिकतम से अधिकतम संग्रह करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। और आज जो वर्तमान 21वीं सदी का दौर है हिंदुस्तान का बच्चों, तो यहां भी सुख को कहीं न कहीं भौतिक संसाधनों के पैरामीटर से मापने की कोशिश की जाती है। आज हर व्यक्ति अपने आप को सुखी और संपन्न तब महसूस करता है जब उसके पास लग्जरियस गुड्स हो, एसी हो, अच्छे मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी कार हो, ठीक है। तो हर व्यक्ति जो है अपने सुखों को कहीं न कहीं आधुनिक संसाधनों से मापने की कोशिश कर रहा है, जिस प्रक्रिया को इन दो इतिहासकारों ने या उपयोगितावादी दर्शन ने बच्चों क्या किया, शुरू किया। यानी आज हम गुलामी से आजाद होने के बावजूद भी कहीं न कहीं बच्चों गुलामी के दौर में ही क्या है, जी रहे हैं। यानी यूरोपियन फिलोसफर्स ने जो थ्योरी दिया उसी थ्योरी को आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम जिसकी चर्चा करने चल रहे हैं बच्चों, वो आपके क्या है, आपके जेम्स मिल साहब हैं, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1773 से लेकर 1836 तक था। अच्छा, एक चीज आप देखेंगे, जब भी आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास हमेशा व्यक्ति के कर्मों को ही याद रखता है। और हर व्यक्ति, मैंने आपने देखा होगा कि इतिहास को पढ़कर एक चीज आपको पता चली होगी, और वो ये है कि किसी भी व्यक्ति का नाम यदि इतिहास में दर्ज होता है तो उसके जो अच्छे कर्म होते हैं उसकी वजह से होता है। और अच्छे कर्म सामान्यतः वह व्यक्ति करता है जो जिंदगी में बड़ा बुरा दौर देखा हो, गरीबी देखा हो, समस्याओं को झेला हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे लोग जो है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसे लोग नहीं हैं जो संपन्न परिवार में पैदा हुए और अच्छा नहीं किए, नो डाउट किए, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो गरीब परिवार में पैदा हुए। चाहे हिंदुस्तान का इतिहास आप देखो, चाहे आप यूरोप के इतिहास को देखो, ऐसा ही इतिहास जेम्स मिल का भी है, जो एक मोची परिवार में बच्चों पैदा हुए थे और उस परिवार से पैदा होकर ये इतने आगे गए कि इनका दर्शन आज भारत के हिस्टोग्राफी का भी एक विषय बना हुआ है, और ये हमें एक अच्छी सीख बच्चों देता है, ठीक है। तो जेम्स मिल की यदि हम बात करें, सेशन को थोड़ा सा शेयर करते रहिएगा। जेम्स मिल की यदि बात करें बच्चों, तो जेम्स मिल उपयोगितावादी दार्शनिक हैं, कट्टरपंथी राजनीतिक लीडर्स भी थे, कट्टरपंथी राजनीतिक लीडर्स भी हैं, और एक अच्छे इकोनॉमिस्ट भी थे। इनका कहा जाता है कि रिकार्डो का जो थ्योरी है, माल्थस की थ्योरी का इन्होंने बच्चों अपोज किया था अपने इकोनॉमिक फिलॉसफी में, ठीक है। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले जेम्स मिल बच्चों, इनको नी मिले भी कहते हैं, नी मिलने भी कहते हैं। इनका जन्म कहाँ होता है, स्कॉटलैंड में इनका जन्म होता है। वहां पर एक स्थान है मोट्रोस, स्कॉटलैंड का एक स्थान है जिसका नाम है मोट्रोस, ठीक है। इसी पर्टिकुलर प्लेस पर इनका जन्म होता है। और एक मोची के बच्चों एक बेटे के रूप में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। एक मोची के क्या थे, बेटे थे। अपनी मां के प्रोत्साहन से मिल ने अपनी पढ़ाई जारी की। हर बच्चे की पहली जो प्राथमिक शिक्षक होती है वो उसकी मां ही होती है। मां जैसा चाहती है वैसा ही बच्चा बनता है। यह अब बच्चे के अच्छे होने में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो मां का होता है, ठीक है। बच्चे के अच्छे होने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो मां का होता है। अंततः 1719 में एक स्थानीय सज्जन थे जिनका नाम था जॉन स्टुअर्ट, ठीक है, जिनके नाम पर मिल ने बाद में अपने बेटे का नाम भी रखा था। उनकी मदद से एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में बच्चों जेम्स मिल ने क्या किया, दाखिला लिया। कौन सा विद्यालय था, तो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय था। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया, दाखिला लिया, ठीक है। और दाखिला लेने के बाद जॉन स्टुअर्ट की मदद से बच्चों, क्योंकि इनका जो बेटा होगा उसका नाम ये रखेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल, अपने बेटे का नाम इन्होंने रखा आगे चलकर जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है। देखिए कहते हैं कि जैसे भीमराव अंबेडकर को बच्चों आपके बड़ोदरा के राजा ने बच्चों क्या दिया, स्कॉलरशिप दिया, जिससे वो आगे चलकर आगे बढ़े, ठीक है, और विदेश में एजुकेशन के लिए गए। ऐसे ही परिश्रमी लोगों का जिनके अंदर स्किल होती है उनको कोई ना कोई सहारा बच्चों मिल ही जाता है। तो जेम्स मिल को ही ऐसा सहारा स्टुअर्ट का मिला, जॉन स्टुअर्ट का। तो वे दार्शनिक डगलस स्टुअर्ट के प्रभाव में आए। जब ये एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में गए तो वहां पर इन पर प्रभाव पड़ा बच्चों डगलस स्टुअर्ट का, जो बहुत बड़े फिलोसफर थे उस समय एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के, ठीक है। और आगे चलकर स्टानिस ज्ञानोदय की विरासत को बच्चों इन्होंने आत्मसात किया। एडम स्मिथ
के आर्थिक कार्य में भी बच्चों शामिल है। एडम स्मिथ जो महान अर्थशास्त्री भी थे, इन्होंने भारत के ऊपर भी बच्चों अपनी किताब लिखी है। और एंशिएंट इंडिया को, प्राचीन इतिहास को सबसे पहले इन्होंने ही एक सीक्वेंस में बच्चों क्या किया था, लिखने की कोशिश किया था। सबसे पहले प्राचीन इतिहास को क्रमबद्ध रूप से एडम स्मिथ के द्वारा ही क्या किया गया, लिखा गया। ठीक है, तो यहां पर जेम्स मिल जो है स्कॉटलैंड के चर्च का मंत्री बनने का इरादा रखने वाले मिल ने 1794 में बच्चों इन्होंने पीजी किया। इनकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी, क्योंकि ये भी धर्म से जुड़े हुए थे, तो स्कॉटलैंड की जो चर्च थी उसमें उसके कैबिनेट का एक मेंबर बनना चाहते थे, उसके मंत्रालय का। चूंकि चर्चों का बड़ा महत्व था, यूरोप का जो समाज था उस समय धर्म से ज्यादा प्रभावी था, और धर्म में सबसे बड़ी बात बच्चों, सबसे बड़ा रोल होता था किसका, चर्च का। चर्च के अधीन 25% लैंड होती थी। चर्च को जो है आय का एक हिस्सा जो है डोनेट किया जाता था। ठीक है, और राजा के ऊपर जो है चर्च का निर्णय होता था। यानी राजा, जैसे भारत की पॉलिटिक्स आप देखेंगे तो भारत की पॉलिटिक्स में जो पुरोहित होता है यानी ब्राह्मण जो होता था वो राजा को सलाह देता था। अब राजा को सलाह पुरोहित ने चाहे जो भी दिया हो, बट राजा इस बात के लिए जो है फ्री होता था कि वह उसकी सलाह को माने या ना माने। यानी भारत में राजा जो है निरंकुश होता था। निरंकुश से तात्पर्य यहां पर इस बात को लेके है कि राजा किसी भी मामले में, दांडिक, न्यायिक, राजनैतिक, आर्थिक, किसी भी संदर्भ में जो है वो अंतिम निर्णय करता होता है, अंतिम डिसीजन मेकर होता है। ठीक है, बट यहां पे यूरोपियन हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। यूरोप में क्या है कि पॉलिटिकल डिसीजन के ऊपर बच्चों आपका रिलीजियस डिसीजन था, यानी जो पोप का अधिकार होता था वो राजा से क्या है, ऊपर है। ठीक है, तो वहां पर ये मंत्री बनना चाहते थे, और मिल ने प्रचार करने का लाइसेंस लेकर 1797 में एडिनबर्ग बच्चों इन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे उनका विश्वास कम होता गया धर्म के प्रति, और 1802 तक स्कॉटलैंड में एक भ्रमणशील शिक्षक के रूप में इन्होंने काम करना बच्चों क्या किया, स्टार्ट किया। अब देखिए, धर्म से ये विरत हुए किसकी तरफ आए, एक शिक्षक की तरफ आए, एक टीचर की भूमिका में आए। ठीक है, और कैसा टीचर, ट्यूशन वाला टीचर जो घूम घूम के बच्चों शिक्षा देता था। ठीक है, जब स्टुअर्ट ने मिल को लंदन में उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, यानी जो इनके गुरु थे जिससे ये बच्चों प्रेरित थे, तो उन्होंने इनको जब बुलाया लंदन में, ठीक है, उनके साथ काम करने के लिए, तब जाकर बच्चों मिल क्या बन गए, एक पेशेवर लेखक बन गए। इनको एक मौका मिला स्टुअर्ट मिल के दौरान। न केवल स्टुअर्ट मिल ने इनको एजुकेशन में सपोर्ट किया, बल्कि एजुकेशन के बाद भी इनको सपोर्ट किया, और वहां पर बच्चों ये जाके राइटर बन जाते हैं। और राइटर बनने के इरादे से बच्चों ये कहां चले गए, इंग्लैंड चले गए। ठीक है, स्कॉटलैंड से कहां आ गए, इंग्लैंड आ गए। स्कॉटलैंड एक डोमिनियन स्टेट हुआ करता था बच्चों इंग्लैंड के अधीन। जैसे स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, उत्तरी आयरलैंड हो गया, ये डोमिनियन स्टेट थे बच्चों किसके, इंग्लैंड के। ठीक है, डोमिनियन स्टेट थे इंग्लैंड के। हाँ जी, मैं तो बेटा चलाया था। चॉकलेट तो मिली थी उससे। और ये क्या करूं, पहली बार तो मेरी तरफ से बधाई जन्मदिन की, बहुत आगे जाओ तुम। और टॉफी मेरी तरफ से तुम खा लो, मैं तुम्हें कल खिला दूंगा अगर मैं कल आया तो। ठीक है, हाँ ठीक है। एक्चुअली बच्चों कोई बात नहीं, चलिए। हाँ, तो यहां पर आप देखें तो यहां पर पेशेवर लेखक बनने के बाद बच्चों, अब देखिए जब लेखक बनेंगे तो अब देखिए इनकी भूमिका कैसे समय के साथ बदल रही है। कभी ये चर्च के मंत्री बनना चाहते थे, फिर ये घुमंतु शिक्षक बने हम लोगों की तरह। ठीक है, फिर ये जो है राइटर्स बने, और पत्रकारिता में भी हाथ ही आजमाना शुरू कर देते हैं। और जब पत्रकारिता में इन्होंने हाथ आजमाया तो लिटरेरी जर्नल्स बच्चों, लिटरेरी जर्नल में एक स्थिर नौकरी इन्होंने क्या किया, पा लिया। अब यहां पे जाके परमानेंट सेटलमेंट इनका हो गया। ठीक है, यानी यात्रा शुरुआत, ऐसे ही आपके जीवन की भी शुरुआत होती है। चलते हैं करने कुछ भी और हो जाता है कुछ। यानी तैयारी कभी कभी हम टीचर की करना शुरू करते हैं और हो जाते हैं आईएएस, या कभी कभी आईएएस की तैयारी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और हो जाते हैं कुछ और। ठीक है,
तो आपका जीवन भी कुछ ऐसा ही है। 1805 में हैरियट बरो से बच्चों इनकी शादी हुई, पत्नी भी मिल गई। जब नौकरी होती तभी तो पत्नी मिलती है, तो जैसे ही इनको नौकरी मिली इनको भी हैरियट बरो मिल गई। ठीक है, पैसा जो कमाएंगे, ठीक है, उसको ये लूटेंगी। तो हैरियट बरो जो है एक पत्नी के रूप में इनके साथ आ गई। ठीक है, और पर्याप्त आत्मविश्वास महसूस किया इन्होंने। पत्नी के आने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाता है भाई, जीवन में एक और साथी आ जाता है। ठीक है, आपके अच्छे बुरे दिनों में, ज्यादातर अच्छे बुरे दिनों में ही काम आते हैं सब। ठीक है, तो 1806 में पत्रिका इनकी क्या हो गई, बंद हो गई। बुरा दिन शुरू हो गया, 1 साल बाद ही पत्रकारिता क्या हो गई, बंद हो गई। ठीक, और जल्द ही मील का एकमात्र आय का स्रोत अब क्या रह गया, वो है समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए लेख लिखना। ठीक है, अब इनकी इनकम का जरिया केवल इतना है कि एक अच्छे राइटर्स के रूप में, ये लेखक के रूप में जब भी कभी कोई लेख लिख दिया करते थे समाचार पत्र पत्रिकाओं में, तो उसी से जो आय और इनकम होती थी वही इनकी आय का एकमात्र जरिया था। ठीक है, परमानेंट चला गया। ठीक है, परमानेंट बच्चों क्या हुआ, चला गया। और 1804 में जो इनका जर्नल था, जिसको इन्होंने निकाला था, लिटरेरी जर्नल बच्चों, 1804 में लिटरेरी जर्नल में रहते हुए जेम्स मिल ने कॉर्न लॉ के इतिहास की समीक्षा करते हुए अपना पहला आर्थिक ग्रंथ प्रकाशित किया, जिसमें इन्होंने कहा कि अनाज पर सभी निर्यात, बोनस और आयात शुल्क हटाने और उनका बचाव करने के लिए माल्थस की बच्चों इन्होंने क्या की, आलोचना की। ठीक है, यानी इनका यह मानना था कि अनाज पर जो निर्यात पे बोनस मिलता है, ठीक है, क्योंकि माल्थस ने थ्योरी दिया था कि निर्यात पर जो बोनस मिलता है उसे खत्म कर दिया जाए, आयात शुल्क हटाने की बात इन्होंने किया था। तो इन सारी चीजों का इन्होंने अपोज किया। और बाद में हालांकि ये बच्चों कोबेट और स्पेस के ग्रंथों से प्रभावित हुए, ये भी दोनों फिलोसफर्स हैं और जिन्होंने कई विवादास्पद बिंदु बनाए थे, कि जैसे इन स्पेस और कोबेट का ये मानना था कि भूमि जो है धन का स्रोत है, और ये बात सही है। इंग्लैंड की जो लैंड है बच्चों, वहां से जब सरप्लस प्रोडक्शन शुरू हुआ था वहां पर, ठीक है, सरप्लस प्रोडक्शन जब शुरू हुआ तो वहां का किसान जो है बच्चों व्यापारी बन गया था। यानी लैंड में जो है जो ग्रोथ हुई थी, तो लैंड ही प्रॉपर्टी थी, लैंड ही उस समय आय का जरिया था। ठीक है, और देशों के बीच विदेशी व्यापार में नुकसान हो रहा था कि सार्वजनिक ऋण एक बोझ नहीं था, कि कर उत्पादक और संकट वस्तुओं की सामान्य अधिकता के कारण होते थे। जवाब में अब देखिए, इतनी सारी बातों को इन्होंने कहा था, कोबेट और जेम्स मिल ने। इनका कहना था कि भाई जो लैंड है, ठीक है, वो धन का क्या है, रिसोर्स है। कोबेट ने ये कहा था कि जो हमारे देशों के बीच विदेशी व्यापार है वो नुकसान में चल रहे हैं, सार्वजनिक ऋण एक बोझ नहीं था। इनका मानना था कि सार्वजनिक ऋण जो है, यानी सरकार जो जनता को व्यय करती है, ठीक है, सरकार जो जनता को ऋण देती है, तो इन दोनों का कहना था कि सार्वजनिक ऋण एक बोझ नहीं है। जबकि किसी भी सरकार पे आज भी अगर सार्वजनिक ऋण जितना बढ़ता जाता है, सरकार का घाटा उतना बढ़ता जाता है। सार्वजनिक ऋण आज भी आपके इकोनॉमी में अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, और कि कर उत्पादक थे, संकट वस्तुओं की सामान्य अधिकता के कारण होते हैं। यानी इनका कहना था, कोबेट और स्पेंसर का, स्पेस का, कि संकट तब आता है जब वस्तुओं की क्या हो जाए, मार्केट में अधिकता हो जाए। इसी को मंदी कहते हैं, इसी को मंदी कहा जाता है कि मार्केट में जो है गुड्स बच्चों बड़े लेवल पर क्या रहे, उपलब्ध रहे, वस्तुएं उपलब्ध रहे, बट उनकी परचेजिंग पावर ना हो। ठीक है, यानी उनको खरीदने वाले ना हो। ठीक है, परचेजिंग पावर कैपेसिटी खत्म हो जाए, उनकी बच्चों परचेजिंग पावर कैपेसिटी न रह जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, मंदी कहते हैं। तो जेम्स मिल ने क्या किया, इन सभी तर्कों को एक एक करके इन्होंने खारिज कर दिया अपनी पुस्तक कॉमर्स डिफिडेंट में। ठीक है, कॉमर्स डिफिडेंट में इन्होंने सारे तर्क खारिज किए। मिल ने तर्क दिया कि वार्षिक खरीद और बिक्री हमेशा संतुलित रहेगी। ठीक है, किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था में वार्षिक खरीद और बिक्री हमेशा संतुलित हो सकती है यदि, इसलिए किसी भी वस्तु की अतिरिक्त आपूर्ति को अन्य वस्तुओं की अतिरिक्त मांग द्वारा अनिवार्य रूप से संतुलित किया जाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा ये दोनों बैलेंस किया जाता है, डिमांड और सप्लाई दोनों बैलेंस होता है, और जिस भी कंट्री में डिमांड और सप्लाई बैलेंस होती है उसी देश की इकोनॉमी ग्रोथ भी करती। तीनों ने कहा कि एनुअल हमारी जो डिमांड है और जो हमारी सेल है उसे हम बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। कैसे?
इन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु की अतिरिक्त आपूर्ति, जैसे मान लीजिए पेन है, ठीक है, अब पेन मान लीजिए किसी माने इसकी अतिरिक्त आपूर्ति हो गई, एडिशनल जहां 50 की डिमांड थी वहां 100 का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो कह रहा आपूर्ति अन्य वस्तुओं की अतिरिक्त मांग द्वारा अनिवार्य रूप से संतुलित किया जा सकता है। अब अगर आपने पेन का सरप्लस प्रोडक्शन कर दिया है तो कॉपी का भी सरप्लस प्रोडक्शन कर दीजिए, कॉपी का उत्पादन भी 100 कर दीजिए, ठीक है, कॉपी का उत्पादन 100 कर दीजिए। तो ज्यादा कॉपी प्रोडक्ट कर देंगे तो पेन की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या एजुकेशन सिस्टम को बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो जब किसी भी वस्तु का अगर एडिशनल प्रोडक्शन है तो आप जो है बच्चों क्या करिए, उसके सहयोगी जो वस्तु है उसका प्रोडक्शन क्या करिए, बढ़ा दीजिए, ठीक है। सहयोगी वस्तु का प्रोडक्शन क्या करिए, बढ़ा दीजिए। और आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी गुड्स हैं जो एक दूसरे से क्या है, जुड़ी है, यानी अगर एक है दूसरा ना हो तो उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, कहते हैं कि जेम्स मिल उस समय के बुलियनिस्ट विवादों में भी भाग लेते हैं। 1808 के आसपास की बात है जब जेम्स मिल ने दो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति, एक डेविड रिकार्डो और दूसरे जेरोमी बेंथम के साथ बच्चों मित्रता में आए। इनसे इनकी क्या हुई, मित्रता हुई। रिकार्डो का सिद्धांत आर्थिक सिद्धांत है बच्चों रिकार्डो का, और बेंथम से इनकी मित्रता होती। बेंथम भी उपयोगितावादी दार्शनिक है। रिकार्डो ने उन्हें अपना अर्थशास्त्र प्रदान किया, जो इकोनॉमी रिकार्डो की थी उसे उन्होंने मिल को भी सिखाया, और जो उनके अर्थशास्त्र का ही बच्चों एक विस्तार था, जबकि बेंथम उनके राजनैतिक और सामाजिक दर्शन का मार्गदर्शन करते हैं। अब देखिए, रिकार्डो जो है चूंकि अपनी इकोनॉमी की गतिविधियों के लिए जाना जाता है, ठीक है, जबकि बेंथम जो है अपने सामाजिक राजनीतिक दर्शन के लिए जाने जाते हैं। तो बेंथम जो है अपने क्षेत्र की चीजों को सिखाएंगे मिल को, और रिकार्डो जो है अपने क्षेत्र की चीज सिखाएगा। तो रिकार्डो अर्थशास्त्री है, तो अर्थशास्त्र का सिद्धांत मिल किससे सीखेंगे, रिकार्डो से। भाई मित्र से मित्र सीखता है। और सामाजिक राजनीतिक दर्शन जो है वो इन्होंने सीखा किससे, जेरोमी बेंथम से, ठीक। तो यहां पर दिलचस्प बात यह है कि जेम्स मिल के मन में दोनों प्रभावों का कभी एक दूसरे से मिलन नहीं हुआ। कुछ अपवादों को छोड़कर उनके मन में उपयोगिता की बेंथम की अवधारणा को अपने अर्थशास्त्र में लाने, या यहां तक कि आर्थिक नीति के विश्लेषण पर उपयोगितावादी सबसे बड़ी, देखिए कह रहा है कि जेम्स मिल के मन में दोनों प्रभावों का कभी एक दूसरे से मिलन नहीं हुआ, ठीक है। यानी ऐसा नहीं हुआ कि मिल जो है बच्चों इनका भी सीख लिए उनका भी सीख लिया, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। दोनों प्रभावों का कभी एक दूसरे से मिलन नहीं हुआ। कुछ अपवादों को छोड़कर उनके मन में उपयोगिता की बेंथम की अवधारणा को अपने अर्थशास्त्र में लाने, या यहां तक कि आर्थिक नीति के विश्लेषण पर उपयोगितावादी सबसे बड़ी खुशी, ठीक है, सबसे बड़ी खुशी के सिद्धांत को लाने का विचार कभी नहीं आया। यानी जो रिकार्डो का सिद्धांत है जस्ट उसके अपोजिट इनका सिद्धांत रहा, और यह सिद्धांत जेरोमी बेंथम से बच्चों प्रेरित रहा, क्योंकि जेरोमी बेंथम का जो सिद्धांत था उपयोगितावाद का कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, उससे जुड़ा हो। लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप जोड़ें तो इनका जो अधिकतम सुख का कॉन्सेप्ट है वह अर्थव्यवस्था के ग्रोथ या उत्पादन में अधिकता से बच्चों जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख तभी होगा जब भौतिक संसाधनों की आपूर्ति क्या होगी, ज्यादा होगी, अधिकतम होगी, तब जाकर जो है ये चीजें जस्टिफाई हो पाएंगी। तो माने इनडायरेक्टली तो उस सिद्धांत से बच्चों ये जुड़े ही थे। अपने सभी घनिष्ठ सहयोग के बावजूद बेंथम ने जेम्स मिल में स्कॉटिश उदार विरासत को कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। प्रभाव वापस आ गया। मिल को रिकार्डो को अपने विचारों का अन्वेषण करने, उन्हें अभिव्यक्त करने और प्रकाशित करने के लिए क्या किया, प्रेरित किया। ये बच्चों आपके जेरोमी बेंथम है, जेरोमी बेंथम, जिसे आप देख सकते हैं जेरोमी बेंथम को, ठीक है। यह आरोप लगाया जाता है कि कम से कम मिल के द्वारा बच्चों, मिल के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि एडिनबर्ग रिव्यू, ये पत्रिका थी बच्चों, एडिनबर्ग रिव्यू ने मिल के कट्टरपंथी राजनीतिक तर्कों को दबा दिया। इसने बच्चों इनके तर्कों को क्या किया, दबा दिया मिल के, और संपादित किया, ठीक है। यानी जो तर्क इन्होंने इस पत्रिका में दिए थे रिकार्डो की थ्योरी के अपोज में, उसे उसमें छापा नहीं गया, ठीक है, उसको दबा दिया गया जैसे आजकल मीडिया करती है। और 1816 से लेकर 1824 तक इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के पूरक श्रृंखला, बहुत ही फेमस पत्रिका बच्चों ये,
इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के पूरक की श्रृंखला में मील ने कम प्रतिबंध पाए और अपने राजनीतिक दर्शन को स्पष्ट करने का अवसर मिला। यानी वहां पर मील की थ्योरी को क्लैरिटी से बच्चों क्या किया गया, छापा गया, ठीक है। जबकि एडिनबर्ग रिव्यू में उनकी बात को जगह नहीं दी गई, उनके मत को जगह नहीं दिया गया था, ठीक है। लेकिन ये यहां पर बच्चों इनको क्या किया गया, अनुमति दी गई और यहां पर इनको ये मौका मिला कि ये अपनी बातों को क्या कर सकें, रख सकें, ठीक है। ये अपनी बातों को बच्चों क्या कर सकें, रख सकें, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में बच्चों इन्होंने काम किया था, काफी लंबे समय तक काम किया जेम्स मिल ने वहां पर। देखिए, जिसका समापन सरकार 1820 पर, जिसका समापन सरकार 1820 पर उनके प्रसिद्ध कट्टरपंथी निबंध में हुआ, ठीक है। कह रहा है कि जिसका समापन सरकार 1820 पर उनके प्रसिद्ध कट्टरपंथी निबंध में हुआ, जो किसी भी प्राकृतिक कानून विचारों के बजाय उपयोगितावादी दर्शन के आधार पर लोकतंत्र पर सबसे पूर्ण बचाव था। व्यापक लोकतंत्र और नागरिक अधिकार मिल ने तर्क दिया कि एक अच्छी, स्थिर और कुशल सरकार सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका था। इस निबंध को थॉमस मैकाले ने प्रसिद्ध रूप से बच्चों फाड़ दिया था। ये वही मैकाले हैं जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को भारत में क्या किया था, लागू किया था, ठीक है। इन्होंने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू किया था। विधि सदस्य के रूप में 1833 में बच्चों ये चुन के क्या होते हैं, भारत आते हैं। विधि सदस्य के रूप में 1833 में ये चुनकर भारत आए, ठीक। तो यहां पर आप देखें तो इनका ये मानना है कि जिसका समापन कट्टरपंथी निबंध में हुआ, उनके प्रसिद्ध कट्टरपंथी निबंध में हुआ, जो किसी भी प्राकृतिक कानून, ठीक है, और विचारों के बजाय उपयोगितावादी दर्शन के आधार पर लोकतंत्र पर सबसे पूर्ण बच्चों क्या था, बचाव था, ठीक है। यानी गलत तरीके से इन्होंने लोकतंत्र का सपोर्ट करना शुरू किया, जबकि व्यापक लोकतंत्र और नागरिक अधिकार के संदर्भ में मिल ने तर्क दिया था कि एक अच्छी, स्थिर और कुशल सरकार सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है, और वो है बच्चों क्या करना, चुनाव, ठीक है। ये मिल की क्या थी, थ्योरी थी, लेकिन मैकाले ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। मैकाले उसे स्वीकार नहीं करता है। मिल ने अंत तक बेंथम के दार्शनिक कट्टरपंथियों के उपयोगितावादी सिद्धांतों को आगे बढ़ाना जारी रखा। बाद में मिल और बेंथम संबंधों में कई जटिल और गर्मागर्म क्षण भी आए। वैचारिक स्तर पर जब विरोध होता है तो गर्मागर्म मामला तो बन ही जाता है, ठीक है, गर्मागर्म चीजें हो ही जाती हैं, ठीक है। तो मिल और बेंथम दोनों उपयोगितावादी थे, और फिर भी मिल बेंथम के दर्शन और उसके प्रमुख प्रचारक के निर्विवाद प्रशंसक क्या रहे, बने रहे। भाई थोड़े मोड़े वैचारिक विरोध दोनों में हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह दोनों के रास्ते ही अलग हो जाएं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी मिल जो है वो बेंथम के क्या रहे, प्रचारक बने रहे, और बेंथम के सिद्धांतों का वो प्रचार बच्चों करते रहे, ठीक है। बेंथम के सिद्धांतों का वो प्रचार करते रहे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक। ये प्रचार बच्चों उनका क्या रहा, चलता रहा, ठीक है। अब जो मिल की किताबें हैं वो आप देख सकते हैं। मिल की ये किताबें हैं, द हिस्टोरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये वही किताब है, ठीक है, जिस किताब में भारत के इतिहास का विभाजन किया गया है, ठीक है। सर्वप्रथम मिल ने ही भारत के इतिहास को क्या किया था, बांटा था। भारत के इतिहास का विभाजन सबसे पहले किसने किया, मिल ने किया। मिल जो है सांप्रदायिक विचारधारा से बच्चों प्रेरित थे, और इन्होंने जो भारत का इतिहास विभाजित किया वह धर्म और संप्रदाय के नाम पर किया, जैसे हिंदू काल, ठीक है, जैसे मुस्लिम काल, और अपने को जो है इन्होंने क्या कहा, ब्रिटिश काल, ठीक है। खुद को क्या कहा, ब्रिटिश काल, खुद को इन्होंने क्या कहा, ब्रिटिश काल कहा, ठीक है। खुद को इन्होंने ब्रिटिश काल कहा, ठीक। तो यहां पे आप देख सकते हैं, अब देखिए, कहते जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बच्चों बांटा था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, ठीक।
हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, अपने को ईसाई काल नहीं कह सकता था भाई। जब धर्म और नस्ल के आधार पर डिवीजन कर रहे थे तो अपने को ईसाई काल कहते। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब थी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसी में बच्चों ये डिवीजन इन्होंने किया था, ठीक है, जिसे व्यापक रूप से स्वीकार भी किया गया। और उसका मानना था कि सभी एशियाई समाज यूरोप की तुलना में सभ्यता के निचले स्तर पर थे, ठीक है। अब देखिए, यही लोग तो भारत को ये कहते थे कि भारत ऋषि मुनियों, सपेरों और मदारियों का देश है, जादूगरों का देश है, यहाँ के लोग अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, ठीक है। हम चूंकि आधुनिकता के केंद्र में हैं और यूरोप में आधुनिकता उत्पन्न हुई है, और यह यूरोपियों की लायबिलिटी और दायित्व तो है कि वो दुनिया में पूरी आधुनिकता को क्या करें, फैलाएं। और इसी थ्योरी के आधार पर इन्होंने पूरे विश्व में उपनिवेशवाद को जस्टिफाई करने का क्या किया, प्रयास किया अपनी लेखन कला के माध्यम से। तो जितने भी प्राच्यवादी और उपयोगितावादी दार्शनिक रहे, सबने जो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद को एक तरह से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है सपोर्ट किया, उसे जस्टिफाई करने की क्या की, कोशिश की, और हमेशा अफ्रीका और एशिया के लोगों को निम्न दिखाते रहे, ठीक है। तो ये जो किताब है इनके, बच्चों कहते हैं ना कि ब्रिटिश भारत का इतिहास जो है, इन्होंने ब्रिटिश भारत के इतिहास के विषय में क्या लिखा, इनका जो मुख्य लेख है ब्रिटिश भारत का इतिहास, कहते हैं मील जो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बच्चों क्या थे, समर्थक थे, ठीक है। इसी को जस्टिफाई करने का प्रयास इन्होंने अपनी थ्योरी में किया है कि दुनिया को जीतने का जो प्रयास अंग्रेजों ने किया वो सही है। इसी बात को इन्होंने जस्टिफाई किया, उपयोगितावादी आधार पर इसे उचित ठहराया। यानी इनका कहना था कि जो सुख यूरोपियों को मिल रहा वह सुख पूरी दुनिया में जाना चाहिए और ये यूरोपियंस ही पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो उसे सही साबित करने की कोशिश किया। इसे ब्रिटेन द्वारा भारत पर अपना शासन थोपना एक सभ्य मिशन का हिस्सा मानते थे। ये कहते थे ये तो सिविलाइज्ड मिशन है, ठीक है, ये सभ्य मिशन है कि यूरोप के लोग दुनिया के अन्य क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। मील ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अपने काम को भारतीय समाज के सुधार के लिए महत्वपूर्ण मानते थे। मील ने भारतीय समाज को नैतिक रूप से पतित बताया और तर्क दिया कि हिंदुओं में कभी भी सभ्यता का उच्च स्तर नहीं रहा। सोचिए, यानी यहां तक मील ने कह दिया कि हिंदुओं में कभी भी सभ्यता का उच्च स्तर रहा ही नहीं, ठीक है। हिंदुओं में कभी भी सभ्यता का उच्च स्तर नहीं रहा। यह उच्च स्तर कौन प्रदान कर सकता है, हम कर सकते हैं। तो मील ने सामाजिक विषयों पर उस समय प्रचलित जो अनुभवजन्य दृष्टिकोण की अपेक्षा अधिक सैद्धांतिक दृष्टिकोण अपनाना पसंद किया। उसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड और बाद में यूनाइटेड किंगडम द्वारा भारतीय साम्राज्य के अधिग्रहण का बच्चों वर्णन किया है कि कैसे यूके ने भारत के साम्राज्य का धीरे धीरे अधिग्रहण कर लिया। इसकी चर्चा जो है वो अपनी इसी बुक में करता है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। और उन्होंने भारतीय समाज को बर्बर और भारतीयों को स्वशासन में अक्षम बताया। ये मानते थे कि भारत के लोग अपना शासन नहीं कर सकते, इसीलिए जो है भारत पर ब्रिटिश शासन जारी है, या अंग्रेजों ने भारत पर क्या किया है, ब्रिटिश शासन स्थापित किया है। वह हिंदू सभ्यता के चित्रण में राजनीतिक सिद्धांत का भी बच्चों प्रयोग करते थे और भारत की विजय और प्रशासन के क्रमिक चरणों में अभिनेताओं के आचरण की कड़ी आलोचना करते हैं। कृति स्वयं और लेखक के जीवन के अंतिम 17 वर्षों में भारत के साथ आधिकारिक संबंध ने देश में शासन की पूरी प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया, ठीक है। मील कहते हैं कि भारतीय उपनिवेश का दौरा कभी नहीं किया था, यानी भारत नहीं आया था कभी, फिर भी भारत के विषय में बड़े बृहद स्तर पर बच्चों इसने लिखा। उन्होंने अपनी किताब को संकलित करने में केवल जो दस्तावेज यहां से जाते थे, ठीक है, भारत से जो दस्तावेज और अभिलेख इंग्लैंड भेजे जाते थे, उसी को आधार बनाकर बच्चों इसने अपनी किताबों को क्या किया, लिखा। जबकि प्रत्यक्ष रूप से ये भारत से कभी जुड़ा नहीं रहा, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से बच्चों ये भारत से कभी जुड़ा नहीं रहा, ठीक। और इनके कहते हैं कि ऑफ ब्रिटिश ऑफ, इनकी किताब है एक ऑफ द हिंदूज, ठीक है, में इन्होंने जनरल रिफ्लेक्शंस नामक एक अध्याय लिखा था, जनरल रिफ्लेक्शंस नामक एक अध्याय लिखा था। मील ने हिंदू के चमत्कार, बाहरी आवरण के नीचे छल और विश्वासघात की एक सामान्य प्रवृत्ति छिपी हुई है। माने इस लेख में ये क्रिटिसाइज करता भारतीयों की कि भारत के लोग छली होते हैं, ठीक है, वो भरोसे लायक नहीं होते, उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। जबकि बात का धनी और नमक का वसूल भारत से ज्यादा दुनिया में कहीं नहीं है। नमक जिसका खा लें उसकी गुलामी तक करने को हम तैयार होते हैं। ये नमक का कल्चर ही था कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया,
हिंदुस्तानियों के भरोसे, अगर हम उनको ब्यूरोक्रेट्स या आर्मी के रूप में सपोर्ट न करते तो शायद दुनिया जो है वह कहीं न कहीं अंग्रेजों के आजाद माने अंग्रेजों के चंगुल से बच्चों बाहर होती, और भारत भी उसमें था। ठीक है, वो हमको गुलाम नहीं बना सकते थे यदि हम ना चाहते तो, है कि नहीं? यदि हमने सपोर्ट उनको ना किया होता तो यह संभव ही नहीं था। जेम्स मिल कहता है कि एक ही तरह की कपटपूर्णता, झूठ और विश्वासघात, दूसरों की भावनाओं के प्रति एक ही तरह की उदासीनता, एक ही तरह की वेश्यावृत्ति और भ्रष्टाचार हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की विशिष्ट विशेषताएं हैं। यानी समस्त भारतीयों के बारे में बच्चों ये क्रिटिसाइज करता है। और सोचिए आपको कैसी कैसी उपाधियों से बच्चों नवाज रहा है ये। ठीक है, अब दुनिया जब इनके इस लेख को पढ़ेगी तो दुनिया भी ये समझेगी कि वास्तव में भारतीय ऐसे ही थे। ठीक है, जबकि ये पूरी तरह सच्चाई नहीं है, जबकि ये पूरी तरह सच बच्चों नहीं है। हालांकि मुसलमान जब धनवान होते थे, आगे कहता है कि जब मुसलमान धनवान होते थे तो वे शराबी होते थे, जबकि कुरान में शराब पीना वर्जित है। ठीक है, मुसलमानों को कहता है जब वो धनी होते थे तो शराबी होते थे और मौज मस्ती में लगे रहते थे। हिंदू लगभग हमेशा कंजूस और तपस्वी होते थे। ये स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। हिंदुओं के संदर्भ में कहता है कि हिंदू जो है हमेशा कंजूस और तपस्वी होते थे, और वास्तव में हिंदू हिजड़े की तरह, सोचिए क्या कह रहा है वास्तव में हिंदू हिजड़े की तरह दास के गुणों में श्रेष्ठ होते थे। हिजड़े की तरह दास के गुणों में श्रेष्ठ होते थे, यानी जैसे सल्तनत काल में गुलाम होता था वैसे ही हिंदू होते थे। ठीक है, हिजड़े जो होते थे वो श्रेष्ठ होते थे। ठीक है, दास के गुणों में श्रेष्ठ होते थे, यानी गुलामी करना इनकी आदत थी। ये बताना चाह रहा है कि गुलामी करना इनकी आदत थी। इसके अलावा चीनी लोगों की तरह ही हिंदू भी छल कपट करने वाले, विश्वासघाती और झूठे थे। ठीक है, तो जो विवरण जेम्स मिल ने दिया है आपके चरित्र को लेके, आपके कैरेक्टर को लेके बच्चों, वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। ठीक है, चीनी और हिंदू, यानी चीन के लोग और हिंदू अपने से ही संबंधित हर चीज के विषय में अत्यधिक अतिसंयोग पूर्ण करने के लिए तैयार थे। दोनों ही कायर और निर्दयी हैं, यानी चीनियों को भी कायर कहता है, भारतीयों को भी। दोनों ही अपने बारे में बहुत ज्यादा घमंडी है। ठीक है, और दूसरों के लिए दिखावटी, अवमानना से भरे हुए थे, और दोनों ही शारीरिक रूप से अपने व्यक्तित्व और घरों में घृणित रूप से बच्चों क्या थे, गंदे थे। ठीक है, कह रहा है कि दोनों ही शारीरिक रूप से अपने व्यक्तित्व और घरों में घृणित रूप से क्या थे, गंदे थे। यानी पूरी तरह जो है क्रिटिसाइज करने का प्रयास जो है वह किसके द्वारा किया गया बच्चों, आपके जेम्स मिल के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो जेम्स मिल जो है एक तरह से बच्चों जो थ्योरी इन्होंने दिया है, ठीक है, वो थ्योरी जो है किसी भी तरह से सही प्रतीत बच्चों नहीं होती है। ठीक है, और इसके बाद जो है कहते हैं इनकी थोड़ी सी तुलना बच्चों हम लोग मैक्स मूलर से भी कर लें। तो मैक्स मूलर के विषय में अगर हम बात करें बच्चों तो कहते हैं मैक्स मूलर कहते हैं, मैक्स मूलर जो थ्योरी भारतीयों, चीनियों और भारतीय मुसलमानों के विषय में जो मील की जो थ्योरी है, उस थ्योरी से मैक्स मूलर जो है पूरी तरह सहमत नहीं है कि भारतीय एक निम्न जाति के हैं। न केवल इसलिए कि ऐसा दृष्टिकोण गलत था, बल्कि इसलिए कि इसने वहां एक अंग्रेज के जीवन को नैतिक निर्वासन बना दिया था। ठीक है, इस तरह की गलत धारणाओं और जहर का एक स्रोत मील का ब्रिटिश भारत का इतिहास था। मैक्स मूलर कहता है कि ब्रिटिश भारत का इतिहास जो जेम्स मिल ने लिखा वो जहर से भरा हुआ था। यानी किसी भी समाज के लिए इतना घृणित शब्द उपयोग करना या उसको इतना नीचे जाकर क्रिटिसाइज करना वो किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं था जो उनके विचार में भारत के साथ। अब देखिए मैक्स मूलर क्या है, मैक्स मूलर प्राच्यवादी हैं। तो जो प्राच्यवादी थे, ठीक है, जिसमें प्राच्यवादियों में मैक्स मूलर के साथ विलियम जोन्स भी हैं। विलियम जोन्स हो गए, ठीक है, मैक्स मूलर हो गए, आपके विल्किंस हो गए, तो ये प्राच्यवादी हैं। ये भारतीयों को लेके उतना ज्यादा कठोर नहीं है। ठीक है, ये भारतीयों के संदर्भ में क्या थे, उदार थे। ठीक है, लिबरल थे बच्चों। ठीक, तो ये जेम्स मिल को क्रिटिसाइज करते हैं मैक्स मूलर साहब। ठीक है, ये कहते हैं कि जो उनके विचार में भारत के साथ हुई कुछ सबसे बड़ी दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, यानी इनका कहना है, मैंने जो इन्होंने किताब लिखा वो भारत के लिए क्या था, एक दुर्भाग्य था। ठीक है, यानी गलत विवरण दिया गया जेम्स मिल के द्वारा भारत के संदर्भ में। ठीक है,
जो लोग भारत पर शासन करने जा रहे थे उन्हें राष्ट्रीय पूर्वाग्रहों को दूर करना चाहिए और जो एक तरह के पागलपन में बदल सकते हैं। यानी वो कह रहा है कि इंग्लैंड के लोग जो भारत पर शासन करने आ रहे हैं वह राष्ट्रीय नेशनलिस्ट पूर्वाग्रहों से क्या हो जाएं, मुक्त होके आए। यानी यदि आप जो है अपने इस पूर्वाग्रह से ग्रसित रहोगे कि वी आर द बेस्ट, यानी हम ही सबसे अच्छे हैं दुनिया में, हम ही मॉडर्निटी कर ला सकते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, अगर इस विचारधारा के साथ किसी भी देश में शासन करने आप जाओगे तो सीधी सी बात है वहां के लोगों को आप निम्न समझोगे, तुच्छ समझोगे, उनके साथ जो है आप क्या करोगे, अन्याय करोगे। ऐसा मानना है बच्चों किसका, मैक्स मूलर का। ठीक है, तो मैक्स मूलर की हमने बता दिया। अब यहां पर मील ने बच्चों ब्रिटिश राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दार्शनिक कट्टरपंथ की क्या की, स्थापना की। ठीक है, दार्शनिक कट्टरपंथ की इसने स्थापना की। सरकार पर उनके लेखक और अपने समय के उदार राजनेताओं के बीच उनके व्यक्तिगत प्रभाव ने फ्रांसीसी क्रांति के मानवाधिकारों और पुरुषों की पूर्ण समानता के सिद्धांत से लेकर मताधिकार के व्यापक विस्तार के माध्यम से अच्छी सरकार के लिए प्रतिभूतियों के दावे तक के दृष्टिकोण को बच्चों निर्धारित किया। इसी बैनर के तहत सुधार विधेयक लड़ा गया। ठीक है, और जीता भी गया। ठीक है, यानी ये भी जो है फ्रांसीसी क्रांति में जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के भाव पैदा हुए उसका सपोर्ट करता है, स्त्री पुरुष की समानता की बात करता है। देखिए यूरोप के लिए इसकी थ्योरी अलग है, भारत के लिए इसकी थ्योरी अलग है बच्चों। ठीक है, उनके एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, में उनके मित्र डेविड रिकार्डो के विचारों का अनुसरण है। यानी जो किताब इन्होंने लिखा, ये भी किताब है जेम्स मिल की, एलिमेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसमें जाकर रिकार्डो का क्या बन जाता, फॉलोअर बन जाता, जबकि यही रिकार्डो का पहले क्या था, आलोचक था बच्चों। 1911 तक इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जिसका पहले ये लिखा करते थे, ने इन्हें मुख्य रूप से ऐतिहासिक रुचि के रूप में वर्णित किया। उन विचारों का सटीक सारांश जो अब बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया गया है। इनके सबसे महत्वपूर्ण शोधों में से कुछ एक है और व्यवहारिक सुधारों की मुख्य समस्या जनसंख्या की वृद्धि को सीमित करना है। इस धारणा की पूंजी स्वाभाविक रूप से जनसंख्या के समान दर से नहीं बढ़ती है। किसी वस्तु का मूल्य पूर्णतः उसमें लगाए गए श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, सही भी कहा भाई, किसी भी वस्तु का मूल्य जो उसकी कास्ट प्राइस होगी, उसका प्रोडक्शन करने में जो लागत आई है उसी पे डिपेंड करेगा। तथा जिसे अब भूमि की अनिर्जित वृद्धि के रूप में जाना जाता है, वह कराधान के लिए बच्चों उचित भी था। ठीक है, ये इनकी किताबें हैं, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वही है जेम्स मिल की। ठीक, और इसके बाद बच्चों आपका जेरोमी बेंथम आ जाता है। तो ओवरऑल मैंने जो बताया आपको कि जेम्स मिल की जो थ्योरी है वो यूरोप के संदर्भ में अलग है। यानी यूरोप में जो है वहां पर बच्चों समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात कर रहा है। ठीक है, और उसके अतिरिक्त जो है यूरोप के संदर्भ में स्त्री महिला के समानता की बात करता है। वहां पर जो है यह बात कर रहे हैं बच्चों की भाई वहां पर जो है डेमोक्रेसी होनी चाहिए, राजतंत्र होना चाहिए। ठीक है, लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं कर रहे हैं। भारत में ये क्रिटिसाइज कर रहा है यहाँ के लोगों को बच्चों। देखिए आपका सेशन मैंने बच्चों आज लिया जेम्स मिल का। देखिए जितने भी आपके पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट हैं फिलोसफर, जहां से उनकी व्यक्तिगत जीवन से भी प्रश्न आ सकते हैं, तो उनको मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम मेन बेंथम, मिल, मैक्स मूलर, इन लोगों को बच्चों डिस्कस कर दूं। ठीक है, तो आप हमारे अगर प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं